हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा रही थी और अभी तक मैंने जो है वो 1935 तक जितनी भी तरीके की चीज़ें हुआ करती थी वो सारी कंप्लीट करवा दी हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वो चलाए गए थे। तो सारे आंदोलनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ छोटे छोटे जो क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन हुए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले किसान आंदोलन देखे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने निम्न जातीय आंदोलन देखे, फिर जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे वो सभी कुछ हम लोग जो है 1935 तक की जितनी भी घटनाएं हुआ करती थी काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक लगभग 55 वीडियोज़ हो चुके हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, और अब जो है हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। तो सिर्फ कुछ वीडियोज़ ही और आएंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाने का सोच रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊँ, या फिर जैसा भी आप लोग बताएंगे मैं उसी अकॉर्डिंग जो है काम करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा रखी है पहले से। तो अगर आप लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग जो हैं आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं 1935 के पश्चात कांग्रेस की किस किस तरीके की चीज़ें रहीं, आगे क्या क्या जो चीज़ें हमें देखने को मिली जिनसे हमारे देश जो है उसको स्वतंत्रता मिल पाई थी। तो हम लोग जो है 1935 के बाद की घटनाएं देखेंगे और मोस्टली इसमें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 1937 में जो चुनाव हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, मैंने ये डिटेल में करवाया था कि जो भी जितने भी तरीके की अधिनियम पारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो सभी मैंने करवाए थे। तो अभी जो मैंने लास्ट करवाया था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम करवाया था, और इसकी बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो प्रेजेंट टाइम का हमारा जो संविधान है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। तो 1935 का जो अधिनियम लाया गया था इसमें जो है प्रांतीय जो सरकारें हुआ करती थी उनमें भी जो है प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि जब उस अधिनियम में ये बात की गई थी चुनाव के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है कि जितने भी तरीके के राजनीतिक दल हुआ करते थे या स्पेशली जो कांग्रेस हुआ करती थी उसमें हमें दो तरीके के मुद्दे देखने को मिलते हैं कि चुनाव में भाग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यानी कि इस बात को लेके हमें जो है कांग्रेस में दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। पहला दृष्टिकोण वो था जिसमें वो लोग शामिल थे जो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में हुआ करते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसमें ऐसे कौन कौन से लोग थे जो चुनाव में भाग लेने का समर्थन कर रहे थे, तो इसमें हमें राजगोपालाचारी, अंसारी, सत्यमूर्ति इत्यादि जैसे जो नेता हुआ करते थे वो देखने को मिला करते थे। तो दूसरा पक्ष वो था जिसमें वो लोग शामिल थे जो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे, यानी कि ये लोग जो हैं वो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य तरीके के जो समाजवादी नेता हुआ करते थे वो हमें चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं दिखाई देते थे। यानी कि ये लोग चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे। तो ये हमें दिखाई देता है। अब समाजवादी नेता कौन कौन से थे और समाजवाद क्या है, ये सारी धारणाएँ भी मैंने आप लोगों को डिटेल में कराई थी कि समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद क्या होता है। तो ये सारी धारणाएं मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लास्ट वाले वीडियोस का रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट गई थी। एक में वो लोग थे जो चाहते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए, चुनाव होने चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो चाहते थे कि चुनाव नहीं होने चाहिए, यानी कि वो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है
है कि इसी मुद्दे पे 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। तो इस अधिवेशन के बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसमें चुनाव में भाग लेने के पक्ष में सहमति बनती हुई हमें नज़र आती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, पहले तो दो तरीके की बातें हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं लेना चाहिए। तो अब इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके लिए एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया जो कि लखनऊ में हुआ था, इसीलिए इसका नाम लखनऊ अधिवेशन पड़ा। और ये कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। 1935 में अधिनियम आया था, उसके बाद 1936 में इसी मुद्दे को लेके लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें चुनाव में भाग लेने के पक्ष में सहमति बनती हुई नजर आती है। इसके बाद 1936 में ही एक और अधिवेशन होता है जिसका नाम फैजपुर अधिवेशन था। और ये जो है ग्रामीण भारत का पहला अधिवेशन था। यानी कि अभी तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे वो मोस्टली शहरों में ही हुआ करते थे, लेकिन फैजपुर अधिवेशन ऐसा पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो ग्रामीण भारत का पहला अधिवेशन कहा जाता है। तो फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, इसके बारे में आप लोग जो हैं ज़रूर से याद रख लीजिएगा। और इसके भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। तो इसमें किससे संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो इसमें कृषि सुधारों पर एक विस्तृत प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। यानी कि इसका जो है चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसी टाइम पे ये पारित हुआ था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये भी 1936 में ही हमें देखने को मिला था। और ये ग्रामीण भारत का पहला अधिवेशन था। तो ये कृषि सुधारों को लेके संबंधित हमें देखने को मिलता है। तो फैजपुर अधिवेशन के बारे में आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रामीण भारत का पहला अधिवेशन था। यानी कि कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में हमें देखने को मिला था। तो इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इस पे आप लोग ज़रूर से स्टार लगा लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से 1935 का जो अधिनियम आया था उसके बाद चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर मतभेद था। और इस मतभेद को सुलझाने के लिए 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें हमें किस किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो अगर हम लोग बात करें, कुल 11 प्रांत हमें देखने को मिला करते थे। यानी कि इलेक्शन हुए 1937 में, उसके बाद की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें 11 ऐसे प्रांत देखने को मिला करते थे जहाँ पे चुनाव हुए थे। इसमें हिंदू आबादी वाले जो प्रांत हुआ करते थे वो कौन कौन से थे, तो बिहार है, संयुक्त प्रांत जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस टाइम पे उसको संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। तो इसके बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा। तो जो बिहार है संयुक्त प्रांत है, इसके अलावा उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, मद्रास और बॉम्बे। तो ये वो प्रांत हुआ करते थे जहाँ पे हमें जो है हिंदू आबादी देखने को मिला करती थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिम में जो प्रांत हुआ करते थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिंध है, पंजाब है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, वहाँ पे हमें मुस्लिम आबादी देखने को मिला करती थी। और यही क्षेत्र जो है बाद में पाकिस्तान के निर्माण में हमें शामिल देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व में अगर हम लोग बात करें, 2 क्षेत्र हमें और देखने को मिला करते थे, बंगाल और असम। तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ये वाले जो एरिया हैं इनमें पूरी की पूरी हमें हिंदू आबादी देखने को मिला करती थी और इनमें हमें मुस्लिम आबादी देखने को मिला करती थी। लेकिन ये जो 2 प्रांत हुआ करते थे यहाँ पे हमें दोनों ही तरीके की जो है आबादी देखने को मिला करती थी। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो टोटल ये 11 प्रांत हुआ करते थे। इसके अलावा अब अगर हम लोग बात करें, इनमें से 11 प्रांतों में से जो 6 प्रांत हुआ करते थे उनमें हमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देती है इलेक्शन के पश्चात। यानी कि 1937 में चुनाव हुए, उसके बाद जो 11 प्रांत हुआ करते थे जिनमें चुनाव हुए थे उनमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी। और 3 प्रांत ऐसे हुआ करते थे जिनमें कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार हुआ करती थी। यानी कि कोई दूसरी मतलब कांग्रेस वहाँ पर डायरेक्टली तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार
सरकार नहीं बनी थी, लेकिन जो सरकारें वहाँ पे हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही मिली जुली सरकार हुआ करती थी। तो 3 प्रांत हमें ऐसे देखने को मिला करते थे और 2 प्रांत ऐसे थे जो कि गैर कांग्रेसी सरकार हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। इनमें एक तो था बंगाल, जहाँ पे हमें फज उल हक इनके नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी देखने को मिलती थी, और दूसरा था पंजाब। तो पंजाब में हमें सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। तो अब आप लोग जो है टोटल 11 प्रांतों के बारे में याद रख सकते हैं। तो इन 11 प्रांतों में से हम लोग देखते हैं कि 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, 3 प्रांतों में जो है कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार बनती है, और 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट जो पार्टी है, यूनियनिस्ट, आई एम सॉरी थोड़ा सा ये वर्ड मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो यूएनिस्ट जो पार्टी है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बारे में, तो इनको बहुत ही कम वोट प्राप्त हुए, यानी कि जितने भी जो टोटल वोट हुआ करते थे उनका 5% से भी कम इन 2 पार्टियों को हमें देखने को मिलता है, जो मुस्लिम लीग है और हिंदू महासभा। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मोस्टली जो है ज़्यादातर एरिया में कांग्रेस जो है उसकी सरकार बनती हुई ही हमें नज़र आती है। तो ये 1937 का जो चुनाव हुआ था उसका हमें परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे याद रख सकते हैं जो 6 प्रांत हुआ करते थे जहाँ पे मोस्टली हिंदू आबादी हुआ करती थी, वहाँ पे जो है हमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आती है। बाकी इसी तरीके से जो है आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये जो प्रांतीय सरकारें बनी थी, प्रांतीय स्तर पर जो चुनाव हुए थे, तो इन प्रांतीय सरकारों का महत्व हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम लोग प्रांतीय सरकारों के महत्व के बारे में बात करें, जैसे कांग्रेस का महत्व तो आप सब लोग जानते ही हैं, और जब मैंने कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पर भी मैंने कांग्रेस की विशेषताएँ और उसका महत्व करवाया था। तो अब लेकिन जो प्रांतीय स्तरों पर कांग्रेस की पहुंच बढ़ती जा रही थी, तो उसका क्या महत्व हमें देखने को मिलता है, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रांतीय सरकारों के गठन से हमें एक चीज़ बात जो साफ है, एकदम साफ हो जाती है कि जैसा कि अंग्रेज ये कहा करते थे कि भारतीय जो है वो शासन करने में सक्षम नहीं है, तो ये धारणा खंडित हो जाती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में अब चुनाव हुए थे प्रॉपर तरीके से, और उसमें हमारे देश की सरकार जो है वो किस तरीके से सारे चुनाव संपन्न कराती है, अपनी सरकार बनाती है, और किस तरीके से उनका शासन हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक अंग्रेज जो ये कहा करते थे कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है, उनकी ये जो धारणा है वो अब खंडित होती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस की सफलता से ये बात भी साबित हो गई थी, या फिर ये धारणा भी खंडित हो गई थी कि कांग्रेस केवल कुछ वर्गों का ही समर्थन करती है। यानी कि मोस्टली ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है वो उच्च वर्ग या फिर मध्य वर्ग की एक हमें संस्था देखने को मिलती है। इसका निम्न या फिर जो ग्रामीण वर्ग हुआ करता था उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को मोस्टली जो है वो मध्यम वर्ग का हम लोग कहें एक उसी का एक जरिया देखने को कहा जाता था ऐसा कांग्रेस को, कि मोस्टली कांग्रेस में जो लोग हैं वो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के ही देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस जो है वो प्रांतीय स्तर पर भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है, कई सारे जो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे वहाँ पर भी कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है, तो इससे ये धारणा भी खंडित हो जाती है कि कांग्रेस केवल कुछ वर्गों का ही समर्थन करती है। कांग्रेस सभी वर्गों का समर्थन करती है, सभी को साथ लेके चलने की बात उस टाइम पे हमें देखने को मिला करती थी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैं सारी चीज़ें करवा रही हूँ ये उस टाइम की चीज़ें करवा रही हूँ, तो आप लोग जो है इसे प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करके मत देखिएगा। प्रेजेंट टाइम की कांग्रेस और उस टाइम की जो कांग्रेस हुआ करती थी दोनों में काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है, ये आप लोग भी अच्छे से समझते ही होंगे। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसको अभी के टाइम से कंपेयर मत कीजिएगा। ये मैं उस टाइम का करवा रही हूँ जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका रही है ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो जिन सीमाओं के साथ कांग्रेसी सरकारें कार्य कर रही थी उनसे ऐसा भी प्रतीत हुआ
हुआ था कि आज़ादी के लिए अभी और ज़्यादा अंतिम और मजबूत प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये धारणा भी कहीं ना कहीं इससे निकल के आती है। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों का मनोबल भी कम हुआ था, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश सरकार को ये लगता था कि सिर्फ वो ही भारत में शासन कर सकते हैं, भारतीयों में ये शक्ति नहीं है, ये उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो यहाँ पे प्रशासन संभाल सकें, यहाँ पे सरकार बना सकें और शासन कर सकें। तो इस वजह से अब जब चुनाव होते हैं, चुनाव में जो हमारे देश की सरकारें हैं वो विजयी होती हैं और उनकी सरकार बनती है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अब ब्रिटिश सरकार का या फिर ब्रिटिश अधिकारियों का भी मनोबल जो है वो कम होने लग जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण एक अन्य उपलब्धि हमें देखने को मिलती है, यानी कि इस टाइम पर जो सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से उनमें भी थोड़ी बहुत हमें कमी दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रांतीय सरकारों के गठन की वजह से देखने को मिल जाती हैं। तो प्रांतीय सरकारों का महत्व अगर आप लोगों से कहीं पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कि प्रांतीय स्तर पर जो चुनाव हुए थे 1937 में, उसके क्या परिणाम रहे, उसका हमें बेनिफिट देखने को मिला, तो वहाँ पे भी आप लोग जो हैं ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इन्हें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग जो हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनके जो परिणाम थे वो सरकार और सांप्रदायिक संगठनों के अनुकूल नहीं देखने को मिला करते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सांप्रदायिक संगठनों ने जनाधार बढ़ाने के लिए आक्रामक नीति अपनाई और सरकार ने भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को खूब समर्थन दिया, तो यहाँ पर कुछ हमें नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कई चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। तो क्योंकि हमेशा सब कुछ एकदम अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ ना कुछ उसके साथ थोड़ी एक आध चीज़ें नेगेटिव भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि प्रांतीय सरकारों को सफलता तो मिली थी चुनाव में, लेकिन कुछ यहाँ पे हमें नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी आप लोग जो है या तो याद रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो इतनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि आप लोग जो है यहाँ पे हरिपुर अधिवेशन के बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी, यानी कि ये जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था इसका ये परिणाम निकला था, इसका ये निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत की आज़ादी है, आज़ादी जो हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसमें देसी रियासतों की आज़ादी भी शामिल होनी चाहिए। ये इसी के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें, अभी तक जो है कांग्रेस जो है वो भारत को स्वतंत्रता तो दिलाना चाहती थी, लेकिन उसमें जो देसी रियासतें हुआ करती थी उनको साथ लेके नहीं चलना चाहती थी, यानी कि उनकी रियासतें अलग बनी रहने देना चाहती थी और अलग एक भारत जो है उसको आज़ाद कराना चाहती थी। लेकिन इस अधिवेशन के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें भारत की आज़ादी में देसी रियासतों को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी चाहिए। तो इसी को लेके एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग हरिपुर अधिवेशन के बारे में याद रख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये पॉइंट भी यहाँ से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। यानी कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो सुभाष चंद्र बोस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसी टाइम पे अगर हम लोग बात करें 1939 में हमें त्रिपुरी या फिर जबलपुर अधिवेशन भी देखने को मिलता है। इसके अध्यक्ष वैसे तो सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, यानी कि गांधी जी जो हैं वो इनको बनाना चाहते थे इस अधिवेशन का अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में उन्हें पराजित किया था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के दबाव में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी है कि मतलब उस टाइम पे चुनाव तो हुए थे, उसके बाद किस किस तरीके की चीज़ें थोड़ी बहुत होती हुई नज़र आ रही थी, तो वो आप लोग यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं किस तरीके की वहाँ पर राजनीति हुआ करती थी। तो यहाँ पर सिर्फ हरिपुर अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी की जो ये तीनों पॉइंट हैं इनको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ हरिपुर अधिवेशन आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को जो है
1937 में किस तरीके के चुनाव हुए, उसके पहले किस तरीके की पृष्ठभूमि बनी, किस तरीके से जो है 1935 के बाद चुनाव कराने को लेकर दो दृष्टिकोण कांग्रेस के हमें देखने को मिला करते थे, हम लोगों ने उसके बारे में भी समझा। और जो फैजपुर अधिवेशन था जो कि ग्रामीण भारत का पहला अधिवेशन था, हम लोगों ने उसके बारे में भी जान लिया। तो बाकी वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री करवाऊँ या फिर नहीं करवाऊँ ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसी अकॉर्डिंग जो है मैं अपनी प्लानिंग करूँ। फिर आप लोग ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाऊँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।